बिहार के पटना में एक बहुत ही बड़ी लापरवाही सामने आती है। मामला ये है कि एक लड़की बीमार होती है और वो अपने कान के इलाज के लिए पहुंचती है पटना में महावीर आरोग्य संस्थान, जहां पर उसका इलाज किया जाता है। उसके कान से समस्या ये थी कि पानी निकल रहा था और उसका सफल ऑपरेशन होता है। उसके बाद में उसका इलाज चल रहा था, वो अस्पताल में ही थी और वहाँ पर एक नर्स द्वारा ये कह सकते हैं कि हाँ, उसको जानकारी नहीं थी या क्या था, ये मामला तो जांच का विषय है बहरहाल। लेकिन उसके द्वारा एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी वजह से उसका हाथ जो है वो कलर बदलने लगता है और दर्द इतना ज़्यादा होता है जिसका कोई जवाब नहीं। जो परिजन होते हैं साथ में वो गुहार लगाते हैं जाकर डॉक्टरों से, लेकिन डॉक्टर तो है कि वो सुनने को तैयार ही नहीं और दर्द इतना बढ़ता है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता और फाइनली नतीजा ये होता है कि दर्द की वजह से उसका हाथ काटना पड़ जाता है। जो पीड़ित है रेखा कुमारी, उसकी बहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये घटना कितने तारीख का है? जब उनके कान से पानी की समस्या जो थी वो थी, तो उसके बाद में आप कितने तारीख को गए वहाँ अस्पताल में? 10 तारीख वहाँ के डॉक्टर से तो का 1 महीना से इलाज चल रहा था। फिर वो बोले कि ऑपरेशन करना होगा क्योंकि कान में इन्फेक्शन हो गया है। फिर 10 तारीख को हम लोग वहाँ पे भर्ती करवाएं और 10 जुलाई या फिर 10 जुलाई 10 जुलाई, हाँ, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया जी, 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया। 11 जुलाई को कान का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गया। 12 जुलाई के रात के 9 बजे नर्स पता नहीं कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगाती है जिस कारण से हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया। दर्द के साथ साथ हाथ का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। कलर कैसा, मतलब हरा या नीला या रेड में? अच्छा। रेड डॉट डॉट हाथ में होने लगा, पूरे हाथ में। और ये जो फिंगर होता है ना वो पूरा ठंडा हो गया, पूरा हाथ भी ठंडा हो गया। और जो फिंगर का जो उंगली है ना वो ब्लैक होना शुरू हो गया, जैसे नहीं होता कि जहर फैल रहा उस टाइप का। उसके बाद नाइट वाले डॉक्टर को भी बोलने गए हम लोग कि सर एक बार चलकर देख लीजिए, लेकिन वो डॉक्टर एक बार भी देखने नहीं आए। हम लोग 4 बार 5 बार उनके पास दौड़ कर गए। अच्छा, वहाँ पर एक ही डॉक्टर उस वक्त मौजूद थे, तैनात थे या और भी कोई था? जी, एक ही डॉक्टर थे उस अच्छा, पूरे हॉस्पिटल में आपने इधर उधर भी चक्कर लगाया होगा, तो आपको एक ही डॉक्टर दिखाई दिए? जी, नाइट वाले एक ही डॉक्टर थे, वो भी सो रहे थे और सब कुछ नर्स पे छोड़ दिए थे कि अब नर्स ही देखेगी। और नर्स को ऑर्डर किए कि 3 और इंजेक्शन लगा दो कि दर्द आराम हो जाएगा। उनको बोले कि कलर चेंज हो रहा है, एक बार चलकर देख लीजिए हाथ, लेकिन वो एक बार भी देखने नहीं आए। और रात भर जो नर्स बदतमीजी से बात की है ना, सो की है, बोल रही है कि ब्लेड है तुम लोग के पास, ब्लेड दो, हाथ चीर देते हैं, दर्द आराम हो जाएगा, हॉस्पिटल के बाहर जाकर के बैठा देंगे, बैठते रहना, वहीं पे रोते रहना। ये कोई बात करने का तरीका नहीं हुआ। हम लोग दर्द में थे उस टाइम। चीख पुकार पर उसने पट्टी बांध ली और वो अपने बड़बोलेपन में आप लोगों को जो समझ में आया बोलती चली गई। जी, 12 तारीख की रात को। 12 तारीख की रात को। फिर 13 तारीख को सुबह में हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास गए हम लोग बोलने के लिए कि अभी तक हाथ क्यों नहीं ठीक हुआ। तो वो पूरे टीम के साथ देखने के लिए आए कि क्या प्रॉब्लम है। वो अपने में ही डॉक्टर लोग में बात किए, मीटिंग किए। उसके बाद ऑपरेशन रूम में उसको ले गए, मेरी बहन को, हम लोग को बाहर ही बैठा दिया गया। पूरा दिन हाथ में इंजेक्शन लगाया वो लोग। और शाम के 4 बजे हम लोग को बोला गया IGMS चाहिए, वहाँ पे फ़ोन कर दिए हैं, आपका आगे का इलाज वहीं पे होगा क्योंकि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, जाइए आप लोग का, वहाँ पे डॉक्टर वेट कर रहा है। जब IGMS हम लोग पहुँचे तो वहाँ IGMS आप 13 तारीख की शाम को निकले या फिर अगले दिन? 13 तारीख के शाम को निकले। तो वहाँ के डॉक्टर बोले ना कि ऐसा कोई कॉल आया ही नहीं है महावीर से, क्योंकि आता तो हम लोग तो झूठ नहीं बोलते ना जब ऐसा अच्छा, हाल उस वक्त तक 13 तारीख की शाम तक हाथ की हालत जो थी वो कैसी थी? पूरा हाथ ब्लैक हो गया था। पूरा हाथ ब्लैक हो गया? पूरा हाथ ब्लैक हो गया। और क्या वो काम करता था? हाथ हिलता डुलता था या सुन्न हो गया था? हाथ तो सुन्न हो गया था। इंजेक्शन जैसे ही वो इंजेक्शन लगाई है ना उसी टाइम से हाथ पूरा जैसे नहीं होता है, जान नहीं रहता है किसी चीज़ में, पैरालाइज हो जाता है, उस टाइप का उसका हाथ हो गया। जान तो हाथ से तो रात ही में चला गया था। ठीक है, आप 13 तारीख की शाम को IGMS पहुँचे, उसके बाद? IGMS में भी जो रूल था वहाँ का, पहले पर्ची कटाओ उसके बाद डॉक्टर देखेगा। पर्ची कटाएं, लंबा लाइन था, उसको दर्द इतना हो रहा था फिर भी उसको वहाँ पे बैठा दिए हम। फिर डॉक्टर आए देखने के लिए, डॉक्टर देखते ही बोले कि हाथ काटना होगा। अब हम लोग को तो शौक में चले गए कि हाथ कैसे काटना होगा, ये चीज़ हम नहीं करवाएंगे। वहाँ का डॉक्टर बोले कि हाथ काटे बिना कोई और रास्ता है ही नहीं। तो फिर हम लोग बगल में एक आरोही हॉस्पिटल है उनके पास गए, तो वो जांच वगैरह किए
वो बोले कि हाथ बिना काटे तो कोई रास्ता है नहीं, लेकिन फिर भी हाथ बचाना तो एक बार मदनता जाओ। वहाँ पे बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो इलाज कर सकते तुम्हारी बहन का। मेदांता में प्राइवेट, हाँ प्राइवेट है वो हॉस्पिटल। तो रात के 11 बजे मदनता पहुँचे हम लोग। वहाँ पे पहुँचने के बाद रात के 2 बजे भर्ती ले लिया गया। रात के 2 बजे सर्जरी हुआ, नस का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद वो लोग बोले कि चांस कम है, लेकिन अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि हाथ बच जाए। फिर भी उसके ऑपरेशन कर वो हाथ ओपन करके छोड़ दिए ताकि अंदर में क्या हाल है वो देखने के लिए। हाथ वैसे ही ऑपरेशन करके ओपन था, पूरा चीर फाड़ दिया हाथ। चीरा हुआ था। हाँ वो ओपन था अंदर का हाल जानने के लिए, क्योंकि वो टाँका दे देते तो पता नहीं चलता। तो फिर उसी के 6 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया हम लोग को। वहाँ हम लोग 6 दिन दे मदनता में। तो 6 दिन के दौरान हाथ खुला हुआ था या पट्टी बांधी थी? हाथ खुला हुआ था। 6 दिन तक हाथ खुला हुआ था। हाथ तो खुला ही समझिए था, वही तो सरने लगा ना, सरने लगा वो, क्योंकि रिजल्ट आ गया सामने। वो खुला हुआ था तभी आया रिजल्ट सामने, नहीं तो ऊपर से देखने के बाद तो बस ब्लैक ही दिखता ना, अंदर का क्या हाल है वो नहीं दिखता। नहीं दिख रहा था। हाँ तो फिर हम लोग 8वां दिन ड्रेसिंग के लिए गए। तब जब जैसे ही डॉक्टर पट्टी हटाया अंदर, तो अंदर का जो ये था ना मसल्स था और जो भी था सब हड्डी वगैरह सब ब्लैक हो गया था। वहाँ के भी डॉक्टर बोले कि हाथ काटना होगा। है तो ये बहुत मुश्किल तुम लोग के लिए, लेकिन ये डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर हम लोग सोचे कि नहीं, हार तो नहीं मानेंगे। फिर हम लोग सोचे एक बार दिल्ली एम्स देख लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा। यानी मेदांता से जब आप निकलने की सोच रहे थे, लगभग 20 तारीख के आसपास की बात रही होगी। जी 20 तारीख। तो फिर हम लोग के पास पैसा भी नहीं था, तो वो हॉस्पिटल वाले के पास हम लोग गए कि हम लोग क्या करें, हम लोग गरीब आदमी है, पैसा। मेदांता के पास गए या फिर महावीर गए हम लोग। तो कुणाल सर 10,000 रुपया ट्रांसफ़र किए और फ्लाइट का टिकट बुक किए दिल्ली जाने के लिए। हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए 21 तारीख को। दिल्ली निकल गए, वहाँ जाते ही दिल्ली। अच्छा, महावीर में इलाज के दौरान लगभग कितना खर्चा आया होगा? महावीर में 40,000। 40,000 आया। उसके बाद में फिर आप IGMS गए तो वहाँ उन्होंने एडमिट ही नहीं किया। आप वहाँ से फिर सीधे मेदांता निकल गए। मेदांता में लगभग कितना खर्चा आया? मेदांता में अभी तक 4 लाख रुपया खर्च हो गया। 4 लाख रुपए खर्च हो गए, यानी कि लगभग हम ये कह सकते हैं कि आने जाने का भी जोड़ा जाए और सारी चीज़ें जोड़ी जाए तो 5 लाख के आसपास 20 तारीख तक खर्चा हो गया था। हाँ। ठीक है। 20 तारीख के बाद में फिर जब कुणाल ने आपको 10,000 रुपये दिए और दिल्ली की फ़्लाइट बुक कराई, उसके बाद जी फिर हम लोग दिल्ली गए तो वो भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, टाइम लगता है। वो लोग भी बोले कि इतना जल्दी हम लोग नहीं देख सकते हैं, कल आकर OPD में दिखाना। तो फिर OPD के लिए रात में हम लोग लाइन लगे, बहुत दौड़ भाग करना पड़ गया। उसके बाद 24 घंटा बाद नंबर आया हम लोग का। जब नंबर आया तो डॉक्टर दिल्ली में एम्स में दिखाया था? हाँ दिल्ली एम्स। वहाँ के भी डॉक्टर देखते ही बोले कि हाथ काटना होगा। 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। जब आप यहाँ मेदांता से निकले तो हाथ खुला हुआ था या पट्टी बांधी थी उन्होंने? पट्टी बांधा हुआ था पर टाँका नहीं दिया हुआ था। टाँका नहीं लगा था, यानी कि जो चमड़ी है वो खुली हुई थी, ऊपर से उसको कवर कर दिया था। हाँ। ठीक है। आपने वहाँ गए, आपको एडमिट किया उन्होंने और बताया कि अब हाथ काटना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ कोई ऑप्शन नहीं है। और ये आप लोग को जल्दी सोचना होगा क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया वहाँ। और ये दिल्ली वाले डॉक्टर बोले, फिर भी हम लोग को तो हाथ कटवाना नहीं था, हार नहीं मानना था। फिर हम लोग गंगाराम हॉस्पिटल गए। वहाँ के भी डॉक्टर बोले कि हाथ तो काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारी बहन बच नहीं पाएगी। अब हम लोग सोचे क्या करें ना करें, तो फिर अकेले हम गए थे, क्या करते दिल्ली में, कोई जान पहचान का भी नहीं था। फिर दिल्ली से हम लोग पटना आए, 2 दिन वेट कर लिए कि कहीं भगवान का कोई चमत्कार ही हो जाए। पटना लगभग वापस कब आए, कितनी तारीख को? 20-25 के आसपास? हाँ 26 तारीख को पटना आ गए थे। हाँ तो फिर पटना आए, 2 दिन वेट कर लिए कि कहीं भगवान का कोई चमत्कार हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाथ स्मेल करना शुरू हो गया। फिर हम लोग इमरजेंसी वाले में PMCH गए। वहाँ PMCH की एक लेडी डॉक्टर बोली कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम इमरजेंसी वाले में आई हो हाथ दिखवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वही लोग आते जिसके सर पे चक्का चढ़ जाता है। यहाँ पे तुम्हारी बहन को नहीं देखेंगे। हम बोले कि हाथ स्मेल कर रहा है, इससे बड़ा इमरजेंसी और क्या हो सकता है। तो वो हम लोग को डांट कर भगा दी, बोली कि कल आकर OPD में दिखाना। फिर हम लोग कल OPD में गए। लाइन लगने के बाद आया दोपहर में नंबर हम लोग का। OPD में डॉक्टर देखे, बोले कि ये इमरजेंसी केस है। हम बोले कि सर ऐसा ऐसा कल व्यवहार हुआ है हम लोग के साथ इमरजेंसी में, वो लोग नहीं देखना चाहते हैं। तो सर बोले कि हम लिख कर दे रहे, तुम जाओ, कैसे नहीं देखेगा। तो फिर इमरजेंसी वाले में गए तो दूसरे डॉक्टर देखिए, वो देखकर जैसे ही वो पट्टी हटाया ना, सारा मांस गिर गया हाथ का, क्योंकि वो सड़ चुका था। सारा मांस गिर गया, बस हड्डी बचा हुआ था।
वो हड्डी को फिर कवर किए। उसके बाद इतना ज़्यादा हाथ स्मेल कर रहा था ना कि आसपास लोग नहीं आ रहे थे। हमको एक परफ्यूम लेकर के घूमना पड़ रहा था कि उस पर मार करके, स्प्रे मार करके उसको कंट्रोल किया जाए उस स्मेल को। ऐसा स्थिति हो गया। फिर डॉक्टर बोले कि ब्लड का कमी है, ब्लड का इंतज़ाम करो। हम लोग ब्लड का इंतज़ाम कर लिए। ऑपरेशन का फुल तैयारी हो गया था। फिर PMCH वाले डॉक्टर बोले कि तुम्हारी बहन को हम नहीं बचा पाएंगे, तुम बड़े किसी हॉस्पिटल में जाओ। हम बोले कि सर हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। तो ठीक है, तो तुम्हारी बहन यहीं पे मरेगी, लेकिन हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। ऑपरेशन ना करने की वजह कुछ बताई उन्होंने? ICU रूम नहीं है हमारे पास। अच्छा, ICU रूम नहीं है हमारे संसाधन की कमी। पास। हाँ, कमी है। फिर उसके बाद तो हम बोले ठीक है, तो पुर्जा दे दीजिए ना, जो हम पुर्जा कटवाएं वो दे दीजिए। तो हम पुर्जा नहीं दे सकते हैं, ना ही हम ये लिख सकते हैं कि हम रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो भगा नहीं, तुम लोग अपने मन से जा रहे हो। हम लोग ना ही तुमको बोल रहे जाने के लिए। हम बोले कि सर आप बोले कि आपसे ऑपरेशन नहीं होगा, आप पुर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आप पुर्जा रख लीजिए, हमको बहुत इमरजेंसी, हम जा रहे हैं। हम पुर्जा छोड़ करके फिर मदांता चले गए। मदांता में रात भर ब्लड चढ़ा और 2 बजे हाथ काट के हटा दिया गया। 4 तारीख को, 4 अगस्त को हाथ काट के हटा दिया। उसके बाद फिर हम लोग को पैसा का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि हाथ कटवाए थे ना। मदांता बहुत बड़ा हॉस्पिटल, पहले ही उतना पैसा लग चुका है। फिर बाद में जब आप हाथ कटवाने गए तो लगभग कितना चार्ज लगा आपका? उधर 2 लाख के 3 लाख के आसपास लगी गया। यानी 5 लाख पहले लग चुका था। दिल्ली भी गए थे और भी वहाँ गंगाराम में दिखाया, फिर वापस आया दिखाया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हाथ कटवाने तक लगभग 10 लाख रुपए आप लोगों के लग गए? हाँ, आराम से। भाड़ा भी तो कोई भी ऑटो वाला ना 1000 से नीचे नहीं ले रहा था, क्योंकि रिजर्व करना ज़रूरी था ना, क्योंकि उसको एक प्राइवेट चाहिए था। कोई भी ऑटो वाला जाने के लिए रेडी नहीं था। इतना ज़्यादा हाथ स्मेल कर रहा था। एम्बुलेंस वाला तक बोल दिया कि हम नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि हाथ इनका इतना ज़्यादा स्मेल कर रहा है ना कि हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा, उल्टी हो जाएगा, ऐसा वो लोग बोले। उसके बाद हम लोग ये महावीर हॉस्पिटल गए, तो वो लोग पर्ची लिए, जो मदंता का था वो लिए। अच्छा, जब आपने वहाँ पर 4 तारीख को रात के 2 बजे हाथ काटवाया गया, उसके बाद में आप अगले दिन यहाँ पहुँच गए महावीर, वहाँ की पर्ची वगैरह सारा लेके, कि यहाँ आए थे पर्ची लेने? नहीं, पर्ची देने आए थे कि इतना पैसा उन लोग को प्रूफ चाहिए था कि सही पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। उन लोग को शक था हमारे ऊपर। तो मदांता का जितना भी पेपर था उन लोग के पास लेकर गए हम, कि देख लीजिए हमारे पास प्रूफ है। तो वो लोग बोले कि ठीक है, कुछ दिन बाद हम पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। हम बोले कि ये 5 लाख का जो अलग से हम लोग का बिल बना है, उसका क्या, वो पैसा कौन देगा 5 लाख रुपया? तो ये हाथ से लिखा हुआ है ना, हम वही पेपर देंगे, लेंगे, वही पैसा देंगे जिस पे मोहर लगा होगा। हम बोले कि अब हम ऑटो वाला से तो मोहर नहीं लगवा सकते हैं ना, वो मोहर लेकर तो नहीं घूमता है ऑटो वाला। तो वो लोग हमारा बात नहीं सुने, बोले कुणाल सर से बात करो। कुणाल सर के पास गया तो 3 घंटा वहाँ पे हमको बैठना पड़ा, वेट करना पड़ा। वो अपना मीटिंग वगैरह कर रहे थे, सब कुछ छोड़कर। हम 1 महीना से ना खाए ना पिए, उनके पास बैठे रह गए। अंदर एक उम्मीद और आस से गए थे कि फ़ैसला सुनेंगे हम, पर वहाँ पे फ़ैसला यही होता है कि अब हमारे ऊपर इंक्वायरी होगा। क्यों? कि हम लोग दिल्ली नहीं गए हैं, और जो पैसा अकाउंट में आया है गलत अकाउंट में गया है, और गलत तरीके से यूज किया गया उस पैसे का। कुछ पैसा उन लोगों ने डराने की कोशिश की ताकि मामला जो है वो दब जाए, आप लोग डरकर चुप बैठ जाएं। जी, कि 2 लाख के आसपास वो लोग ट्रांसफ़र किए थे पैसा। ये कितने तारीख की बात है? ये दिल्ली में जब हम थे 26 तारीख को, कुछ पैसा उस दिन ट्रांसफ़र किया गया, और कुछ पैसा जब हम दिल्ली से आए 80,000 कुछ रुपया और था, उस समय ट्रांसफ़र किया गया। यानी कि गलतियों को छिपाने के लिए आपको पैसा दिया जा रहा था ताकि आप इलाज करवा लें और आप चुप होकर बैठ जाएं। जी, ठीक है। आप 4 तारीख को जब आप गए और उसके बाद में हाथ कटवाया गया, फिर आप यहाँ आए और कुणाल जी से मिले, उसके बाद बताइए। कुणाल सर बोले कि तुम लोग टिकट करवा ली थी दिल्ली जाने का, तुम लोग दिल्ली नहीं गई हो, और पैसा भी गलत अकाउंट में गया है और गलत तरीके से यूज किया गया है। तो अब इस बारे में इंक्वायरी होगा, उसके बाद ही हम पैसा देंगे, और ये पैसा तो हम नहीं देंगे जो तुम लोग लिख करके हिसाब लेकर के आई हो। तो हम बोले कि अब हम ऑटो वाले से तो मोहर नहीं लगा सकते, ये बात हम उनको भी बोले, पर वो बोले कि हम कोई बात नहीं सुनेंगे। हम बोले कि मेरे पास बोर्डिंग पास है एयरपोर्ट का, आप वो देख सकते हैं। तो सर बोले कि हम ये सब नहीं देखेंगे, अब जो होगा सो महावीर हॉस्पिटल में ही होगा, इंक्वायरी तुम्हारा, तब हम आगे का सोचेंगे। फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग कंकरबाग थाना गए FIR दर्ज करवाने। ये कितने तारीख की बात है लगभग?
ये लगता है 21 तारीख की बात है। 21 तारीख की बात है, यानी कि 6 तारीख आपकी कुणाल जी से मीटिंग कब हुई थी, किस तारीख के आसपास? 6 तारीख को 6 तारीख को। 6 तारीख से 20 तारीख के बीच में हो सकता है, जो भी डेट बीच में बताई जा रही, क्योंकि यहाँ पर हम कोई प्रूफ लेके अभी नहीं बैठे हैं। 19-20 हो सकती है, तो बाद में बात का बतंगड़ ना हो, इसीलिए हम पहले ही ये चीज़ बोल रहे हैं। डेट में 1-2 दिन का फ़र्क हो सकता है। तो आप जब 6 तारीख से लेकर और 20 तारीख को आप गए FIR दर्ज करवाने, उस दौरान बीच में आपने लगभग क्या किया? लगभग 14 दिन तक हम लोग वेट किए कि उन लोग की तरफ से कुछ तो रिप्लाई आएगा ना। अच्छा। उन लोग की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। हम लोग भी वेट किए, हम लोग लाचार उन्होंने आदमी हैं सांत्वना ना। देकर आपको भेज दिया होगा। हाँ। कुणाल ने हाँ। कि हाँ जाइए, जैसा भी होगा हॉस्पिटल में होगा, वहीं से मिलेगा आपको कंपनसेशन या जो भी चीज़ें हैं, वहीं से बातचीत होगी। आप लोग इंतजार और करते रहे। एक और बात, वो लोग मतलब फर्स्ट डे हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बात हुआ था हमारा, तो वो लोग बोले कि जॉब देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, काफ़ी हेल्प करेंगे आगे चल के तुम्हारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो लोग बात से ऐसे मुकरे हैं ना कि बता नहीं सकते हम। वो लोग बात से पूरा ही मुकर गए, समझिए। तो एक तरह से बाबू देखो, कोई बुला रहा है तुम्हें पीछे। अच्छा ये बताइए कि फिर उसके बाद में जब आप 20 तारीख को थाने गए, वहाँ पर क्या हुआ? अब वो घटना थाने में बताइए। बोला गया कि तुम्हारा जो कंप्लेन है ये ठीक से नहीं लिखा हुआ है, इसे तुम ठीक से लिख कर आओ। 3 दिन लिख कर गए, तीनों दिन हमको बोला गया कि ठीक से नहीं लिखा हुआ है, तुम किसी वकील से लिखवा कर लेकर आओ। फिर हम अपने वकील से बात किए, उनसे लिखवाएं कि आप लिखिए, हम लोग को तो गवार बोला जा रहा है थाने में कि हम लोग गवार है पर लिख कर, एक तरह से समझिए। तो फिर वकील लिख कर दिए, तो थाना में जितना डॉक्यूमेंट्स था सबके साथ गए। हम बोले कि अब तो लीजिएगा ना, तो वो बोले, एक वहाँ पे थे पुलिस वाले, वो बोले कि यहाँ पे पेपर रख दो, अब बड़ा बाबू आएंगे तो वो देखेंगे। अभी तक उनके बड़ा बाबू नहीं आए। यानी कि 20 तारीख के बाद में 2-3 दिन आप लोगों को परेशान किया थाने वालों ने कि आपने सही से कंप्लेन नहीं लिखी है। जब आपने जैसे तैसे करके वकील से, एडवोकेट से कंप्लेन लिखवाई, तो उन्होंने कहा ठीक है, रख के चले जाओ, बड़ा बाबू आएंगे तो देखेंगे। हाँ। तब से अब तक बड़ा बाबू नहीं आए। मीडिया में ये मामला कैसे आया? मीडिया में एक मामला आया, एक आदमी है शुभम नाम के, बोरिंग रोड के ही रहने वाले हैं, तो वो 1-2 मीडिया वाले को भेजे, और प्रभात पेपर में भी आया था। जब हम कोतवाली गए थे ना, तो वहाँ पे वो लोग हमको मिले थे। तो पहले प्रभात पेपर में छपा, तो उससे कुछ लोग जाने, उसके बाद धीरे धीरे सब लोग जानना शुरू सब लोग जान गए, और मीडिया से काफ़ी हेल्प मिला। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस मामले में अब आप क्या चाहते हैं? एक चीज़ और, जो जगह जगह जो डिटेल्स में कोई नहीं बता रहा है, हर जगह ये बात निकल के आ रही है कि 10,000 रुपये एक बार ले गए, 2 लाख रुपए एक बार ले गए, और लोगों के दिमाग में ये जा रहा होगा कि ये पैसे घर वालों ने हड़प लिए होंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि डेट नहीं बताई जा रही, डिटेल्स नहीं बताई जा रही। और हम बता दें कि ये जो पैसे लिए गए हैं, जब दिल्ली जा रही थी पीड़िता, उस दौरान उन्होंने दिया था महावीर अस्पताल वालों ने इलाज के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और वो गलती उजागर ना हो, परिवार वाले कहीं इधर उधर ना भटक जाएं, कहीं और किसी के बहकावे में ना जाएं, और चुप होकर शांति से बैठे रहें। इसलिए वो धीरे धीरे करके पैसा दे रहे थे, ना कि वो पैसा इनकी जेब में आया है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? अगर इंसाफ मिल जाए तो इससे बड़ी और चीज़ नहीं हो सकती अभी हमारे लिए, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, वो लोग बड़े आदमी हैं। आगे चलकर बहुत ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। बस हम चाहते हैं कि सही जो रेखा के साथ हुआ वो किसी और के साथ दोबारा ना हो। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है इस बातचीत से ठीक पहले, वो भी हम डालेंगे वीडियो, आप देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो दोषी हैं दोनों डॉक्टर, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अस्पताल का जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाना चाहिए, पूरे अस्पताल को सील किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो पीड़िता है उसको जॉब भी मिलनी चाहिए। और क्या कुछ आप चाहते हैं इसके अलावा? पहले तो इंसाफ हो जाए ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे का तो आगे देखा जाएगा, हम तो हैं ही, मेरा फैमिली वाला तो है ही देखने के लिए। हम जब उसका हाथ बनकर इतने जगह घूम सकते हैं ना, तो आगे भी हाथ बन सकते हैं उसके लिए, क्योंकि एक हम ही थे जो उसका हाथ बनकर घूमे, और कोई नहीं था। एक चीज़ और बताइए कि आपने बताया कि जैसे कई जगह ये बयान सुनने को मिला है आपका कि जब इंजेक्शन लगाया गया उस दौरान आपकी बड़ी बहन थी वहाँ पर, और उनको नीचे भेज दिया गया था निडिल लाने के, तो बिना निडिल के क्या सुई लगाई थी? हाँ, बिना निडिल का। वो क्या हाथ में बीगो वगैरह लगा था, या बिना निडिल के? क्योंकि पॉसिबल नहीं है, जो भी लोग सुन रहे हैं उनका यही कहना है कि बिना निडिल के पॉसिबल नहीं है कि सुई अंदर घुस जाए। वो नर्स लगता है बहुत जल्दी में थी, या यूँ कह सकते हैं कि इंटर्नशिप पर रही हो, उसे मालूम ना रहा हो। सकता है।
मेरी दीदी को बोला गया कि आप नीचे जाइए, नीडल लेकर आइए, क्योंकि नीडल में ही सुई पड़ेगा। मेरी दीदी नीचे गई और जैसे ही नीचे से ऊपर आती है ना, तो देख रही है कि वो दर्द में छटपट कर रही है। तो सुई किस जगह लगाई गई थी? यहाँ पे। मैं कैमरामैन से बोलूँगा ज़रा एक बार बताएं, दिखाएं यहाँ पर इस जगह पर जहाँ से ये हाथ मुड़ता है, बीच में टखने के पास कह सकते हैं, एकदम उस जगह पर लगाया गया था सुई, और बिना नीडल के सुई लगाई गई। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि बिना नीडल के, आपको यकीन होता है कि बिना नीडल के सुई लगा पाए? जी हाँ, नहीं, ऐसा तो बिना नीडल का तो वो सुई तो पॉसिबल नहीं है। वो दर्द का जो सुई था वो बहुत हार्ड पावर का होता है, जो अक्सर किसी लेडी को बेबी होता है ना, जो जिसमें पेन होता है उसमें यूज होता है, या फिर ऑपरेशन जब हो जाता है ना तो उसके बाद दिया जाता है ताकि दर्द ना करे, जहाँ तक हमको सुनने में मिला है। तो ये इतनी बड़ी लापरवाही है, आप देख सकते हैं जैसा कि बता रही हैं रोशनी जी कि बिना नीडल के सुई दी गई। आखिर किस बात की जल्दबाजी थी? ये मामला जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, और इस मामले में जाहिर सी बात है कि न्याय मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को पूरे। और सबसे बड़ी बात जो ये जगह जगह मैंने भी जो मीडिया में बयान सुना, जो कहीं कोई डिटेल्स में नहीं बता रहा है, मैं चलते चलते भी बताना चाहता हूँ कि ये जो पैसा है ये किसी के खाते में कंपनसेशन के तौर पर या समझौते के तौर पर नहीं आया है कि आप ये पैसा ले लीजिए और रख लीजिए कि हाँ मामले ने तूल पकड़ लिया, उसके बाद में फिर पैसा आया और आप रख लीजिए, शांत हो जाइए, कहीं बोलिए मत। 10 लाख रुपए लगभग दवाई में लग गए हैं, और इलाज के दौरान ही जब ये दिल्ली जा रही थी, लगभग ये 26 तारीख की बात है, 20 से 26 के आसपास की बात है, उस दौरान पैसा भेजा गया था, जबकि जो हाथ कटा है वो 4 तारीख को काटा गया है मेदांता में। तो ये बताइए, अभी ये एक चीज़ और सुनने को मिल रहा है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आप पैसा ले लीजिए, आइए बैठकर बातचीत करिए। सारी बातें आपने डिटेल्स में बता दी। अब अस्पताल वालों की, मीडिया में मामला आने के बाद में अस्पताल की और आपकी बातचीत क्या हुई? अभी एक मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप पे उनके तरफ से कि आपकी बहन को हाथ लगाया जाएगा, किसी लखनऊ साइड का कोई एड्रेस बताया गया है हमको। हम ठीक से मैसेज पढ़े, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि आपकी बहन का हाथ लगाया जाएगा हमारी अस्पताल के तरफ से। तो उनसे हम यही पूछना चाहते हैं कि जैसा मेरी बहन का पहले हाथ था, क्या वैसा ही हाथ वो लगवाएंगे? अगर ये मैसेज अगर उनके तक जाएगा तो उनसे हम यही पूछना चाहते हैं कि जैसा पहले हाथ था, क्या वैसा ही हाथ लगवाएंगे वो? एक चीज़ और सुनने में आई है कि पैसों का भी ऑफर किया गया है कुछ जी। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या उन्होंने बोला? वो लोग बोले कल ही का बात है ये, कल हम टाँका दिलवाने के लिए उसको गए थे, हाथ में खुला हुआ था, ये हाथ काटने के बाद खुला हुआ था, तो कल टाँका था, डेट था, तो टाँका दिलवाने गए थे। वहाँ पे फ़ोन आया कि मैम आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? हम बोले कि हम व्यस्त हैं, आप बोलिए आप कौन बोल रहे हैं? तो हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, आपका चेक रखा हुआ है, आप अपना चेक आकर ले जाती। हम बोले कि चेक कौन सा चेक? तो आपका जो बिल आया है उसका चेक। हम बोले कि सर अब चेक का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, हम अब चेक लेकर क्या करेंगे? जिस समय ज़रूरत था मुझे, उस समय तो मुझे ये बोलकर भगा दिया गया कि अब इंक्वायरी होगा, अब आपका इंक्वायरी होगा साल भर बाद। हम तब तक घर गिरवी रख दिए, खेत गिरवी रख दिए, उसका क्या? उसका क्या? जब हम सब कुछ गिरवी रख ही दिए तो अब हमको आपका पैसा नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, अब मदद आखिर क्यों की जा रही है? जब मदद की ज़रूरत थी तब आपने सुनवाई नहीं की। अगर उस रात आप देख लेते और वहाँ से डॉक्टर आ जाता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। और ये मामला ऐसा नहीं है, बहुत सारे मामले ऐसे देखने को मिलते हैं, खास करके बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी, बिहार के अलावा और भी मध्य प्रदेश की बात करिए, हर जगह की बात की जाए, चाहे जहाँ की बात की जाए, हर जगह जो डॉक्टरों की लापरवाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम डॉक्टरों को भगवान के रूप में देखते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन वो शैतान का रूप धारण कर लेते हैं, ज़रा सी लापरवाही करते हैं, पद और ओहदा आने के बाद में अकड़ तो आ जाती है, लेकिन इस अकड़ की वजह से पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती है। ऐसे ही पता नहीं कितने लोग अस्पताल के बाहर चीखते रहते, चिल्लाते रहते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। डॉक्टर अपना एसी में बैठे रहते हैं कमरे में, उन तक आवाज़ ही नहीं पहुंचती है। उन तक आवाज़ तभी पहुंचेगी जब आप लोग मुहिम उठाएंगे। मैं चाहता हूं कि इनके पूरे परिवार को, रोशनी जी के और ख़ास करके रेखा कुमारी को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो दर्द इन्होंने झेला है ये किसी और के साथ ना हो, इसके लिए न्याय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की जो भी अपडेट होगी हम आप तक ऐसे ही डिटेल्स में लेके आएंगे। शोर शराबे की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ डिटेल से हम आप तक पहुंचाएंगे।